हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आपसे उम्मीद है, निवेदन है, विनती है, क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। चैप्टर है पूर्व मध्यकाल। चैप्टर का क्या नाम है? पूर्व मध्यकाल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, विनती है दोस्तों, इस क्लास में बने रहिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्लास को रेगुलर देखिए और क्लास में बने रहिएगा। ठीक, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, रेलवे RPF या रेलवे JEE टेक्नीशियल, या आप SSC CGL CSL MTS GD या UPSI UP कांस्टेबल UP ROR UP लेखपाल या बिहार पुलिस, बिहार SI BPSC UPSC MPSC सभी एग्ज़ामों के लिए है ये। दिल्ली पुलिस, दिल्ली SI, किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए, तो सभी एग्ज़ामों के लिए देख सकते हैं। आपके लिए बेनिफिट क्लास है। आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूर देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से, इस क्लास से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आप रेगुलर बने रहेगा। थोड़ा 2 दिन का मतलब 1 दिन हो गया मैं क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, इसकी वजह से आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपसे रेगुलर क्लास लाऊँगा, याद रखिएगा। केवल 1 दिन थोड़ा काम पड़ गया था, इसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, इस क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसकी वजह से मैं आपसे निवेदन, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। और आप रेगुलर बने रहिएगा। ठीक, रेगुलर रिवाइज प्रैक्टिस करिए। कहीं किसी से पढ़े, डेली पढ़िए, डेली रिवाइज करें। आप डेली रिवाइज करते रहोगे, धीरे धीरे अभ्यास से करत अभ्यास वही आदमी सफल होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर से। हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा मतलब पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा शासक? तो प्रसिद्ध है आपकी पृथ्वीराज तृतीय। कौन है प्रसिद्ध? पृथ्वीराज तृतीय हैं। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, आप फंस सकते हैं कि पृथ्वीराज प्रथम। आप लोग तो ज़्यादा करके जानते होंगे बस पृथ्वीराज चौहान किसको बोला जाता है? पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज तृतीय को बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान, याद रहे। उस नाम पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय हैं। कहाँ के शासक? अजमेर के शासक। याद रखिएगा, कहाँ के शासक हैं दोस्तों? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो कि 1177 से लिखवा दे रहे हैं। ठीक, 1177 से 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहे। कब से कब तक? 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। कहाँ के शासक थे? तो अजमेर के शासक थे। कहाँ के दोस्तों? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी के तक इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। याद रखिए, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने। कब? 1191 में। कब पराजित किया था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, यहाँ लिख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था। क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था। याद रखिएगा, पराजित किया था। कब? 1191 ईस्वी में। सन लिख लीजिए, सन पूछा जाता है आपसे। ठीक, और 1192, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि पृथ्वीराज चौहान के किस युद्ध में पराजय हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में। और तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध, ये लिख लीजिएगा, प्रथम युद्ध है। 1191 कौन सा युद्ध है? प्रथम युद्ध था तराइन का। ठीक, तराइन का कौन सा युद्ध था?
तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें खुद पराजित हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध किसमें? द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय, ठीक, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज पराजित हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? वर्मा से था कि थाईलैंड से था या कंबोडिया से था या जावा सुमात्रा से था? तो किससे था दोस्तों भाइयों? ये जावा सुमात्रा से था। किससे? जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख द्वारा दर्शाया जाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। तो आप लोगों को कंटेंट कैसे लग रहा? कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप तक क्लास पहुंच जाए। और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर अभ्यास करिए, तभी आपका इस कंपटीशन बहुत तेज हो गया। कंपटीशन बहुत टफ हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। टफ कौन बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं, हम ही आप लोग। मतलब पढ़ तो लेंगे एक बार, उसके बाद दूसरे खोल के देखेंगे नहीं किताब कापी कि मतलब क्या हमने आज पढ़ा, क्या मतलब हमें याद हुआ कि हम उस जो पढ़े हैं उसे सीखा, क्या सीखा, कितना सीखा। ये अभ्यास तो करते नहीं। तो कोई लड़का रहेगा जितना अभ्यास करेगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। कहते हैं ना, करते करते अभ्यास भी सब अच्छा हो जाता है। जब अभ्यास करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाए, पॉसिबल सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, ये बालपुत्र देव ने। किसने? बालपुत्र देव ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? कौन सा विहार? जिन विहार। याद रखिए, राज्य की बात नहीं बोला जा रहा। जिन विहार कहाँ बनवाया गया था? किसके द्वारा? गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी जो रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, ये पूछ रहा है। ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बोध गया, राजगृह या कुशीनगर या सारनाथ? तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों, सारनाथ। क्या सही रहेगा? सारनाथ। ठीक। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था। हमीर महाकाव्य जो पुस्तक, उसमें चौहानों को क्या बताया गया था? यह क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो क्या बताया गया था? सूर्यवंशी। क्या बताया गया था दोस्तों? सूर्यवंशी बताया गया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आला उदल संबंधित थे। आला उदल किससे संबंधित है? कहाँ से? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से? तो कहाँ से दोस्तों? सभी लोगों को जिनको पता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमसे पहले बताने की कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस का मतलब यही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहे ऑफलाइन देख रहे हो चाहे ऑनलाइन देख लीजिए। अभी तो मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लाता हूँ, जो झूठ नहीं बोलने का दोस्तों आप लोगों से। अभी हम रिकॉर्ड करके ही पढ़ाते हैं। ठीक। तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन देखते ही मान जिसको पता है तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये फला नंबर ये सही है। ठीक। तो आला उदल कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये महोबा से। कहाँ से संबंधित है? महोबा से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ, चाहे हिंदी को हो पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी या इतिहास से संबंधित कोई किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम में है तो वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है ये, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? आप लोग 9th से लेकर 12 तक 12th तक का
आप ग्रेजुएशन तक का पढ़ते आए होंगे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन तक के भी हैं, इसमें MA वाले भी हैं, सभी लोग हैं। तो इसको शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हो सभी लोग। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन है। चंद्रवरदाई कौन है दोस्तों? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अच्छा कंटेंट लग रहा, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकूं, ला सकूं। आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमसे मतलब और मतलब मेरा उत्साह होगा कि हाँ हमारे प्रति कोई देख रहा, हमारी क्लास कोई देख रहा, कोई अच्छा मतलब जुड़ा हुआ है हमसे, तो हम और अच्छा बेहतर लाने का प्रयास करूँगा। ठीक। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक है। कौन है? जयानक है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सभी लोगों को पता है चंद्रवरदाई किसकी है, पृथ्वीराज रासो। जगनी किसकी है? आलाखंड की है। नरपत नाला बीसल देव रासो की है। तो अब्दुल रहमान क्या हमीर रासो है? नहीं, ये गलत है। ठीक। तो हमीर रासो किसकी रचना है? बताइएगा कमेंट करके, जिसको पता होगा ऑफलाइन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसकी है? ये सारंगधर की है। किसकी है दोस्तों? ये सारंगधर की है। हमीर रासो किसकी है? सारंगधर की है। किसकी है दोस्तों? सारंगधर की है भाइयों। किसकी है? सारंगधर की है। नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंश में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? किसने? निम्नलिखित राजपूत वंश में से किसने 8वीं शताब्दी में, क्या पूछ रखा है, 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये आपके की थी तोमर वंश। कौन किया था? तोमर वंश ने किया था। तोमर वंश के लोग ने दिल्ली का शहर की स्थापना यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, किस क्षेत्र है, किस जगह का क्या नाम था? जेजाक मुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आया है। देख लीजिए किस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कहाँ से आया, इतिहास से, कौन से इतिहास से, प्राचीन इतिहास या मध्य या मेडिवल हिस्ट्री, कहाँ से आया, कहाँ से किस चैप्टर से उठा ये क्वेश्चन, ऐसे मालूम पड़ेगा। तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बुंदेलखंड का नाम है क्या? किसका नाम है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीएससी तक का आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगदेव किस वंश का शासक था? गंगदेव किस वंश का शासक था? गंगदेव किस वंश का शासक था दोस्तों? तो जजाक भुक्त के चंदेल के गंगदेव किस वंश का शासक था? तो वंश का नाम क्या था? जजाक भुक्ति के चंदेल वंश। ठीक, चंदेल वंश का शासक था, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आया क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। नोट कर लीजिएगा, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था। ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंडवर्धन जो भुक्ति है कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में, या बिहार में, या उड़ीसा में, या असम में? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर बंगाल में। कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। कौन है? गोपाल। कौन है पाल वंश का संस्थापक? कौन है दोस्तों? गोपाल है, याद रखिए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक, आप लोग मेहनत करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, याद रखिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में संबंध अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है?
ये बिहार राज्य में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये बिहार राज्य में स्थित है भाइयों। कहाँ पे स्थित है? बिहार राज्य में। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। या प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था। औदंतपुर शिक्षा केंद्र ये प्राचीन काल में, लिख लीजिए, कभी कभार पूछ लेगा। प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन था? प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा, प्रमुख शिक्षा केंद्र था, याद रखिएगा। ठीक, लिख लीजिए, लिखा हुआ न समझ में आया तो हम बोल दे रहे हैं। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ये प्राचीन काल में ये प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने? निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था दोस्तों? धर्मपाल ने। किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट गजब का क्वेश्चन है ये। फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको बखलिया देगा, मतलब कहाँ का है ये, कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था, याद रखिएगा। ऐसे कंटेंट लाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक तो बनता है भाइयों। तो ये विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? यहाँ नामक होना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये धर्मपाल ने, किस शासक ने की थी बंगाल में? तो धर्मपाल ने की थी। किस शासक ने? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय कौन से शासक, पूछा जाए किस वंश के शासक? तो पालीय वंश के, पाल वंश जिसे बोला जाता है। ठीक, पाल वंश के शासक के पाल वंश के शासक धर्मपाल विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किया था। कब किया था? याद रखिए, कभी कभार वर्ष भी पूछ लिया जाता था। 770 ईस्वी में 810 ईस्वी के बीच में किया था, याद रखिएगा। ठीक, द्वारा की गई थी इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महावीर का स्थापना किस वंश के शासन द्वारा करवाई गई थी? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वही घुमा फिरा वही क्वेश्चन पूछ रहा है। किस, अभी हमने बताया था पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर का स्थापना की थी, किसने की थी? याद रखिएगा। तो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। देख लीजिए, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, आंसर वही है, मगर घुमा फिरा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में इस समय वर्तमान में, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व में बात की जाए तो तक्षशिला। क्या? तक्षशिला आपका ये पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान के पाकिस्तान के रावलनीडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला कब? याद रखिएगा, प्राचीन समय में, लिख लीजिएगा, प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला प्राचीन काल में, प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी दोस्तों, गांधार राज्य की राजधानी थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपकी। तो किसने नींव रखी थी? दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंती दुर्ग रखी थी। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। ठीक,
राष्ट्रकूट दंड की स्थापना किस सन में की गई? तो याद रखिएगा, सन की बात की जाए तो 736 ईस्वी में, 736 ईस्वी में दंत दुर्ग ने स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? दंत दुर्ग ने कराया था। किसने कराया था? दंत दुर्ग ने कराया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? कौन थे वो? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। कौन थे? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट थे। ये अपने पिता के अभियानों के क्रम के सैनिक छावनी में पैदा हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? याद रखिएगा, मिहिर भोज। कौन था दोस्तों? मिहिर भोज था, महानतम प्रतिहार राजा था। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो आदिवराह किसकी उपाधि थी दोस्तों? ये मिहिर भोज की थी। किसकी थी? मिहिर भोज की थी। ठीक, कौन सी उपाधि? आदिवराह उपाधि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो भरत्र भट्ट प्रथम। भरत्र भट्ट प्रथम नहीं थे। ये किस वंश से संबंधित नहीं थे? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं थे। बाकी ये नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकार करते थे? अलंकार करते थे। महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे, किसकी सभा को अलंकार करते थे? कुमारपाल को। किसको? कुमारपाल को। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नया संवंत चलाने का यश प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किसे एक नया संवंत चलाने का यश प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन को। तो ये मतलब इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन मैं डेली 30-35 क्वेश्चन लाता हूँ। इस चैप्टर की एक क्लास और बनेगी, उसको जल्दी लेकर आऊँगा। अगले दिन आप इसी क्लास को देखने के लिए रेगुलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी आप अच्छा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो अच्छा हमें भी मैं फील होगा कि हम हमसे किसी को सहारा मिला, किसी को मतलब अच्छा हम कुछ दे पा रहे हैं। जिसके ज़रिए आप रेगुलर बने रहिएगा, रेगुलर क्लास प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर तैयारी करेंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ये दिखावा के लिए मत पढ़िए, दिखावा के लिए मत कुछ करिएगा, याद रखिएगा। आप रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर तैयारी करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक? तो आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है।